हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे पूरे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। राइट। कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलम्स लॉ, जिसमें क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे। और जब हम उन 2 पॉइंट चार्जेस को एक डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, हम सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोर्स पता कर सकते थे, जिसका हमें सिर्फ क्या पता था, मैग्नीट्यूड पता था। हमें ये नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। राइट। हमें ये चीज नहीं पता थी। तो उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कूलम्स ने क्या किया, एक नया लॉ दिया, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो इसमें हम क्या पता करते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसकी जो चार्जेस की हमारी डायरेक्शन है, कि किस डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेम लाइन के ऊपर जो उनको सेंटर से टू सेंटर ज्वाइन करती है दो चार्जेस को, और किस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगी। लेकिन किस डायरेक्शन में होगी होगी उसकी। ठीक है, तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स ने हमें ये लॉ दिया। ठीक है, इस लॉ को हम पढ़ेंगे, बहुत ही जो इंटरेस्टिंग है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा था वो ये था, सिर्फ हम हमारे पास मान लो दो कोई लाइक चार्जेस हैं मान लीजिए। ठीक है, उनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, जो कि इधर बाहर की तरफ लगेगी। राइट, लेकिन सेम लाइन के ऊपर लगेगी। फिर इसी तरह मान लीजिए हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, उनकी फोर्स अपनी ओर लगेगी, मतलब दोनों की। ठीक है, ये फोर्स आएगी सेम लाइन के ऊपर। लेकिन हमें इस केस में डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, हमें इस केस में डायरेक्शन नहीं पता है, सिर्फ हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सिर्फ हमें क्या पता है, मैग्नीट्यूड हमें इससे पता लगता है, कूलम लॉ से। राइट। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे चार्जेस की। राइट। तो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किए, 2 पॉइंट चार्जेस को क्या किया, हम पहले इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, 2D प्लेन में रखा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक 2D प्लेन है। राइट, ये ओरिजिन हो गया। हमने क्या किया, दो चार्जेस को प्लेस किया यहाँ पे। अगर हम दो चार्जेस ले रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चार्ज हैं। ठीक है, अगर छोटे छोटे चार्ज हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। लेकिन हम 2D में इसको पढ़ेंगे, जहाँ से हमें एक एक कॉन्सेप्ट जो है, एक एक लाइन क्लियर होगी। राइट, अगर हम 2D प्लेन में इसको रखेंगे तो इस Q1 चार्ज की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी इसके विद रिस्पेक्ट टू, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। और जो ये हमारा Q2 चार्ज है, इसकी भी कुछ ना कुछ इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगी। ठीक है, ये तो हो गई चार्ज की बात। अगर आप डेली लाइफ में भी देखो, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पेस में जा रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो हम अपनी बॉडी की बात करें, ठीक है, हमारी भी कुछ ना कुछ पोजीशन है अर्थ के सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो लॉजिक वही लग रहा है कि पोजीशंस की किस पोजीशन में 2 पॉइंट चार्जेस खड़े हैं, और उनके बीच में, ठीक है, कितने ओरिजिन से लेकर कितनी दूर, और उनके बीच में कितनी कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, फिर डायरेक्शन पता लगेगी ना। मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट हमें मानना ही पड़ेगा, कोई ना कोई ओरिजिन वैल्यू, ओरिजिन पॉइंट मानना ही पड़ेगा, अगर हम उसकी डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, उसकी वेक्टर क्वांटिटी में उसको पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए प्लेन में एक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा, ये जो पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन को हम किससे नोट करेंगे, R1 वेक्टर से। ठीक है, ये हमारी क्या है, R1 क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर किसका, Q1 का। इसी तरह सिमिलरली ये जो हमारा आएगा R2, इसको हम R2 से डिनोट करेंगे। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा जो इसकी पोजीशन बता रहा है Q2 की। ठीक है, मान लीजिए Q1 को मैंने A पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है। अब इस पोजीशन को मैं मान लेता हूँ ये मेरी B पोजीशन है, ये वाली यहाँ पे इसको रखा हुआ है। राइट, अब हमने इन दोनों को एक स्पेस जो है 2D प्लेन में रख दिया। अब इनको अगर रखेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, हमें पता है। चाहे ये दोनों कोई भी चार्ज हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस, ये लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्ज भी हो सकते हैं। राइट, तो इनमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जरूर होगा।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। अब पहले केस में हम मान लेते हैं कि जैसे ही हमने ये पॉइंट चार्जेस लिए, तो मान लीजिए जो पहली डिस्प्लेसमेंट हुई Q2 की हुई, किसकी तरफ हुई, Q1 की तरफ हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना कि अब इसको मानेंगे R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से Q1 पोजीशन से Q2 की पोजीशन में गया, मतलब R12, मतलब 1 से 2 की तरफ गई डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब पहला केस ये मान लिया। अब दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है कि Q2 मूव कर सकता है उसकी तरफ, तो 2 काइंड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में अक्कर, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे हम, R21 वेक्टर, ठीक है, मतलब Q1 के डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, Q1 के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, और Q2 के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये वाला हो गया, राइट। अब ये पोजीशन वेक्टर है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिस्प्लेसमेंट है जो दो चार्ज के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, और ये पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन 2D प्लेन, राइट। तो ये हमारा एक डायग्राम जनरेट हो गया, राइट। अब इसी तरह यहाँ पे आपने +1 में किया होगा, जब आप वेक्टर जो क्वांटिटी निकालते हो तो उसमें क्या है, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल वेक्टर लॉ भी बोल सकते हो या वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे उस प्लेन में, तो क्या आएगा, हमारे पास वेक्टर एडिशन वाली ट्राइंगल्स हैं जो वो जनरेट हो रही हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके क्या करेंगे, वहां से हम वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यूज, वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल लॉ कौन सा होता है वेक्टर एडिशन का। इसमें ये होता है कि मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये अगर सेम लाइन फॉलो कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, जो तीसरे वाला होगा वो इसके अपोजिट में होगा, ये वाला इन दोनों की डायरेक्शन को अपोज करेगा। और ये जो अपोज कर रहा है ना, ये जो अपोज कर रहा है, ठीक है, मान लो इसको पॉइंट्स को नाम दे दो ABC। अब ये जो AB और BC ये सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, AB प्लस BC, ठीक है। और जो AC होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। AC जो होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इस डायरेक्शन में इसमें देखोगे डायग्राम में, तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखो, जब आप अलोंग AB जा रहे हो, मतलब फर्स्ट कंडीशन में, मतलब मान लो कि Q1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है Q2 की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, O से A की तरफ तो इसका पोजीशन वेक्टर ही है, O से A की तरफ तो पोजीशन वेक्टर ही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, यहाँ पे हमारा Q1 है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, इस तरफ हुई, इस तरफ हुई ना। अब देखो ये दो वेक्टर तो सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू जो Q2 की पोजीशन बता रहा है, ये Q2 की पोजीशन बता रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों का सम, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा, ये वाला बताएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला बताएगा। अब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा क्या है, R1 वेक्टर, और Q1 से इधर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, R12 वेक्टर। और ये जो हमारा है Q2 के विद रिस्पेक्ट टू हमारा पोजीशन वेक्टर है जो R2 है। तो हम क्या निकालनी है, हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये वाली। तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो वही डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिन से A की तरफ जिस जगह के ऊपर हमारा Q1 चार्ज पड़ा है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। और मान रहे हैं हम, पहला केस मान रहे हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, Q1 से Q2 की तरफ हुई, जो कि B पोजीशन के ऊपर पड़ा है। तो अब यहाँ से ये दोनों जो वेक्टर है सेम लाइन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट है, मतलब ये वाला रिजल्टेंट बताएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, हमारा OA प्लस AB सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में कौन है हमारा, OB वेक्टर, ठीक है, ये वाले। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। OA की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर, प्लस AB की क्या है, R12 वेक्टर, और OB हमारा जो है दैट इज R2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कौन सी, R12 की वैल्यू, ठीक है। तो R12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, किसकी है,
ये डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारी किसकी, Q1 की, Q1 चार्ज की, किसकी तरफ, Q2 चार्ज की तरफ। ठीक है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। राइट, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी तरह हम सेकंड केस लेंगे। अब देखो पहले क्या किया हमने, Q1 से लेकर Q2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट दी। अब ये भी तो हो सकता है कि Q2 से Q1 की तरफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती। तो ये हम नेक्स्ट यहाँ करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन था, यहाँ पे हमारा 2D स्पेस में Q1 पड़ा था जो कि A पोजीशन है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू B पोजीशन के ऊपर हमारा Q2 पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं जो मान लो चार्ज Q2 से किसकी तरफ हुई, इसकी तरफ हुई, Q1 की तरफ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा आ गया Q2 1 वेक्टर होगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था और ये हमारा R2 वेक्टर था। देखो अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, तो इसके ऊपर ट्राइंगल लॉ लगा दो वही सेम। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो वेक्टर है ये और ये वाला सेम लाइन फॉलो कर रहे हैं, ये अपोजिट, इनको अपोज कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट बताएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस OA वेक्टर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, OB की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर प्लस BA या A भी बोल सकते हो, उसकी क्या है हमारे पास R21 डिस्प्लेसमेंट जो आई। OA की वैल्यू क्या है हमारे पास R1 वेक्टर। हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हो गया, R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गई किसकी, Q2 चार्ज की, किसकी तरफ आ गई, Q1 की तरफ आ गई। ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो दोनों केस निकाल लिए हमने, R1 भी निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया। अब देखो ये तो एक तो हमने डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर्स, एक किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, मान लो इसकी Q1 की इधर डिस्प्लेसमेंट हुई Q2 की तरफ, या Q2 की Q1 की तरफ हुई, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा वो, कुछ पाया है वो माइक्रोन्स में ही हो, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ कवर किया ना, डिस्प्लेस हुआ चार्ज। अगर डिस्प्लेस हुआ तो कुछ ना कुछ लेंथ के ऊपर होगा। अगर लेंथ के ऊपर होगा तो उसकी यूनिट वेक्टर भी होगा, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहे हैं तो इसकी यूनिट किस में आएगी, वेक्टर में आएगी, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी R21 हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इस केस में जो अगर यूनिट वेक्टर होगा हमारा, इसी केस में जो अगर हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारा R21 कैप। इसको कैप से लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। अगर हमारा R12 के केस में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 कैप। तो ये बच्चों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इसी तरह आगे हम करेंगे भाई वही 2 पॉइंट चार्जेस को। ठीक है, ले रहा हूँ मैं। अब नया एक सिचुएशन आ रही है, ये ओरिजिन है हमारा, ये हमारा Q2 चार्ज है, B पोजीशन के ऊपर पड़ा है। अब मान लीजिए जो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये मान लिया हमने कि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, दोनों। अब लाइक चार्जेस आ रहे हैं, अगर लाइक चार्जेस आ रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ध्यान से सुनते जाना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर Q1 की डिस्प्लेसमेंट हुई, कुछ भी हुई फोर्स के कारण इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, किसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हुई, इसके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई बाहर की तरफ, वो Q1 की वजह से हो, Q1 की वजह, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स exert on first charge Q1 point charge Q1 to the point charge second, इसकी वजह से इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी तरफ। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा ना, फिर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या मानी थी हमने, पीछे देखो, नीचे से ऊपर की तरफ क्या थी, R21 वेक्टर। ठीक है, क्या थी हमारी R21 वेक्टर, और इसी के अलॉन्ग हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो यूनिट भी होगी कुछ ना कुछ लेंथ में, स्मॉल लेंथ हो चाहे वो, तो वो क्या होगा R21 कैप। राइट, वो क्या होगा R21 कैप। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, F is directly proportional to the product of 2 point charges
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है कूलम्स लॉ का, लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम किस वेक्टर की फोर्स निकाल रहे हैं, इसकी, ठीक है, जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर लग रही है सेकंड के कारण, ये फोर्स निकाल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। Q1 Q2 ये चार्ज एज इट इज आ जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अब R2 हमारे पास आया, ठीक है, R2 अगर जो हमारे पास आ रहा है वो R, ये क्या है, ये R क्या है, ये दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ये एक बहुत ही जो क्वेश्चन है सोचने वाला, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। अब इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 2 है तो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे भाई, इसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो क्या कौन सी हुई, ये वाली हुई, ठीक है। तो क्या इसमें पुट करोगे, R21 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें वैल्यू R की वैल्यू ये है, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसके दौरान जो हुई, तो इसकी अब डिस्प्लेसमेंट हुई तो यूनिट भी लगाओगे, क्या लगाओगे, R21 कैप। तो ये हमारे पास दोस्तों फोर्स आ गई, किसकी फोर्स आ गई, जो Q1 चार्ज के ऊपर Q2 की वजह से लगी। इसी तरह आप जो Q2 के ऊपर लग रही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, इधर से इधर हो जाएगी, फिर क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, R12 वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, R12 कैप, राइट। इसका यूनिट वेक्टर ये होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसी तरह अगर आप फोर्स सेकंड चार्ज के ऊपर रो टू द चार्ज 1 पता करना चाहते हो तो क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लिखोगे यहाँ पे टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये स्मॉल r से हम नोट कर लिए, ठीक है। किसका, इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सी आ गई हमारी, ठीक है, कौन सी पुट करोगे आप देखो, 2 1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को आप हटा सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन R हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अब इसके अलोंग आएगी, ठीक है, क्योंकि अब फोर्स इसकी तरफ लग रही है, ठीक है, सेकंड चार्ज के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंगे A से B की तरफ, ठीक है, ये आएगी R12। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जो लग रहा है वही डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो अब इसमें डायरेक्शन भी पता लग रही है हमारे पास, यूनिट वेक्टर आ गया डायरेक्शन का, ठीक है, ये डायरेक्शन यहाँ से हम इस लॉ से पता कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि बच्चों आपको जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी अपना डाउट हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।